कस्बे में नंदलाल नाम का एक बेहद बड़ा व्यापारी रहा करता था। नंदलाल के पास बेहद सारी खेती और अनाजों के गोदाम थे। नंदलाल सिर्फ अपने कस्बे में ही नहीं बल्कि आसपास के कस्बों में भी सबसे ज्यादा रईस इंसान था। एक दिन की बात है, आप सुबह से 3 बार गर्म करवा चुके हैं चाय। मुझे समझ नहीं आता कि आप चाय पीते क्यों नहीं। क्या चाय? लेकिन मैंने तुमसे चाय कब मंगवाई? आप मुझे 3 बार चाय के लिए बोल चुके हैं। हर बार मैं चाय ले आती हूँ लेकिन ठंडी हो जाती है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम इस चाय को यही रख दो। आखिर आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं जी? तुम नहीं जानती आशा, कारोबार दिन ब दिन मंदा होता चला जा रहा है। मैं अपने मुंशी पंडित जी का ही इंतजार कर रहा हूँ। वो हिसाब का खाता लेकर आते ही होंगे। नंदलाल ने इतना कहा ही था कि तभी नंदलाल का मुंशी खाता लेके नंदलाल के पास पहुंच गया और नंदलाल को हिसाब किताब बताने लगा। कहा हमें हर साल अनाजों के गोदाम से 25 लाख रुपए की आमदनी होती थी और इस साल तुम बता रहे हो कि 25 लाख रुपए से 10,000 रुपए कम की आमदनी हुई है। आखिर 10,000 रुपए कम कैसे हुए? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप नंदलाल जी? कारोबार में तो ऊपर नीचे लगा ही रहता है। नहीं मुंशी जी, हमें अपने कारोबार को बढ़ाना होगा। हमें किसी भी हाल में अपनी सालाना आय को 2 गुना करना होगा, चाहे मुझे गांव के आसपास के सारे किसानों की खेती क्यों ना खरीदने पड़े। नंदलाल अपने गोदाम में चला गया और गोदाम में रखी हुई अनाज की एक एक बोरी को गिनकर कुछ हिसाब किताब लगाने लगा। ऐसे ही कब शाम हो गई नंदलाल को पता ही नहीं चला। नंदलाल अपनी हवेली की ओर आ गया कि तभी उसकी नजर हवेली के ठीक बाहर बने हुए एक कच्चे मकान पर पड़ी कि तभी नंदलाल की बीवी आशा वहाँ पर आ गई। कहाँ चले गए थे आप? आपने तो दोपहर की दावत तक नहीं की है। आपका चेहरा बता रहा है कि आप सुबह से भूखे हैं। हाँ, मुझे खाना खाने का ध्यान ही नहीं रहा। आशा, जब से मुझे मुंशी ने बताया है कि इस साल हमारी आमदनी 10,000 रुपयों से कम हुई है, तब से मेरी फिक्र बढ़ गई है। आखिर हमारे पास किस चीज की कमी है? ऊपर वाले ने हमें धन दौलत और कितनी सारी चीजें दी हैं। फिर आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? और आप यहाँ खड़े हुए अर्जुन के मकान को क्यों देख रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता आशा। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं और ना ही खेती की, फिर भी मुझे अंदर से कोई खुशी नहीं होती। जबकि मेरा वही पड़ोसी अर्जुन एक छोटा सा किसान है, उसके पास ना तो धन है ना दौलत, फिर भी वो इतना खुश कैसे रहता है? वो क्यों खुश रहता है वो तो मुझे नहीं पता। मेरा ख्याल है कि आप उससे कल खुद पूछ लीजिएगा। फिलहाल तो आप दावत खा लीजिए क्योंकि मुझे आपकी चिंता खाई जा रही है। ठीक है, चलो दावत खा लेते हैं। नंदलाल हवेली के अंदर जाकर दावत खाने लगा। उसके सामने अच्छे अच्छे पकवान रखे हुए थे। नंदलाल ने थोड़ा बहुत भोजन किया। ये क्या, आपने तो बस आधी रोटी ही खाई है। मैंने तो आपके पसंद की दावत बनाई है। आशा, मुझे भूख नहीं है। इतना बोलकर नंदलाल ऊपर के कमरे में सोने चला गया। वो अपने खिड़की से अर्जुन के मकान को ही देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर ये आदमी इतना खुश क्यों रहता है? जहाँ तक इसके बारे में मैं जानता हूँ, कभी कभी इसके घर पर रात का दावत भी नहीं बनता, लेकिन फिर भी इसकी पत्नी और इसकी बेटी हमेशा मुस्कुराते और हंसते रहते हैं। इतना बोलकर नंदलाल अपने बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन नंदलाल सीधे अपने गोदाम में गया और वहाँ मुंशी से बोला, मुंशी जी, मैंने फैसला किया है कि हम अपने गांव के कुछ किसानों की जमीन खरीद लेंगे, तभी हम इस साल ज्यादा अनाज उगा पाएंगे। इस साल जो हमें 10,000 रुपयों का घाटा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि 10,000 के घाटे को हम 10 लाख रुपए के मुनाफे में बदल दें। आपका ख्याल तो अच्छा है नंदलाल जी, लेकिन सोच लीजिए, हमें इसके लिए कई मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे और फिर हमें ऐसा करने में बहुत से दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बहुत से किसान अपने ज़मीन शायद हमें ना बेचे। क्यों नहीं बेचेंगे? जब उन्हें ज़मीन के अच्छे पैसे मिलेंगे तो वो ज़रूर बेचेंगे। मैं आज ही अपने पड़ोसी अर्जुन से बात करता हूँ। मैं उसे उसके ज़मीन की 2 गुनी कीमत दे दूंगा, फिर तो वो आसानी से अपने ज़मीन को बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसी आपकी मर्जी। शाम के समय नंदलाल सीधे अर्जुन की ओर चला गया। उसने देखा कि अर्जुन अपनी बेटी से बातें कर रहा था। अब्बूजान, गांव में मेला लगा हुआ है,
मुझे वहाँ एक गुड़िया बेहद पसंद आई है। क्या आप मुझे वो गुड़िया खरीद कर देंगे? उस गुड़िया को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है कंचन, लेकिन मैं तुम्हें उससे भी अच्छी गुड़िया दिखा सकता हूँ जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। अच्छा अबूजान, तो मुझे दिखाइए वो गुड़िया। वो देखो, उस शीशे के अंदर जो छोटी सी प्यारी सी गुड़िया दिख रही है ना, उस गुड़िया के सामने तो गांव की सारी गुड़िया फीकी है। अपने अब्बू की बात सुनकर कंचन जोर जोर से हंसने लगी कि तभी उसकी नजर नंदलाल पर पड़ी। नंदलाल को अपने घर पर देखकर अर्जुन और उसकी बीवी बेहद खुश हुए। आइए आइए नंदलाल जी, आज आप अपने घर का रास्ता कैसे भूल गए? तुम हमारे पड़ोसी हो अर्जुन, और मैं तो अपने हवेली से हमेशा तुम्हारे घर को ही देखता रहता हूँ। तुम्हें शायद यकीन ना हो, पर तुम इस बारे में मेरी बीवी से पूछ सकते हो। लेकिन भला मुझ जैसे गरीब के झोपड़ी को आप क्यों देखते रहते हैं? वैसे तो मुझे तुमसे कुछ काम की बात करनी थी, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे घर पर आ ही गया हूँ तो मैं तुमसे कुछ सवाल भी पूछना चाहता हूँ। कैसा सवाल नंदलाल जी? कोई खास सवाल नहीं है अर्जुन, बस मेरे मन में कभी कभी एक ख्याल आता है कि तुम इतने गरीब हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो कभी कभी तुम्हारे घर पर शाम की दावत भी नहीं बनती, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो? क्या तुम्हें फिक्र नहीं होती? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप नंदलाल जी? भला सुख का पैसों से क्या लेना देना? सबसे जरूरी बात यह होती है कि हमें खुशी किस बात से मिलती है। अब आप खुद को देखिए, आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा पैसे कमाने से आपको खुशी मिलेगी, मगर मेरा मानना कुछ अलग है कि खुश रहने के लिए पैसों का होना जरूरी नहीं है। चलो ये सब छोड़ो अर्जुन, मैं तुम्हारे पास यहाँ पर इसीलिए आया था कि तुम्हारी छोटी सी जमीन है जिस पर तुम खेती करते हो, मैं तुम्हारी वो जमीन खरीदना चाहता हूँ। माफ कीजिए नंदलाल जी, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ये कहना ही पड़ेगा, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। अच्छा, तो तुम ये सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारी जमीन जमींदारों की तरह बहुत सस्ते दामों में खरीदने आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं अर्जुन। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं तुम्हें उसकी 2 गुनी कीमत देने को तैयार हूँ। नंदलाल जी, आप मुझे मेरी जमीन की 10 गुनी ज्यादा कीमत देने को ही क्यों ना तैयार हो जाए, तब भी मैं अपनी जमीन आपको नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरी ये जमीन मेरे पूर्वजों की है। इस जमीन के साथ मेरी बचपन और मेरी अम्मी अब्बू की यादें जुड़ी हुई है। सोच लो अर्जुन, यादों से पेट नहीं भरता। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे, तुम्हारा काफी कुछ फायदा भी हो सकता है। नंदलाल जी, हमारे जिंदगी में यादें बहुत ही जरूरी होती है। हमारी खूबसूरत यादें ही हमें जिंदगी में खुश रहने की वजह देती है। सोच लो अर्जुन, तुम्हारी बिटिया अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ती, उन बचे हुए पैसों से तुम अपनी बिटिया कंचन का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकते हो, वो बड़ी होकर कुछ बन सकती है। माफ कीजिए नंदलाल जी, मैं फिर भी अपने पूर्वजों की जमीन नहीं बेच सकता। ठीक है अर्जुन, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर नंदलाल वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद नंदलाल ने बहुत सी जमीन खरीद ली और वो पहले से कहीं ज्यादा अनाज उगाने लगा। ऐसे ही 1 साल बीत गया। मुंशी फिर से अपना वही खाता लेकर आया। क्या हुआ मुंशी पंडित, इस साल में कितना मुनाफा हुआ? आपके कहे अनुसार जो 10,000 रुपयों का पिछले साल का घाटा हुआ था, इस साल हमने उस 10,000 रुपये के घाटे को 24 लाख के मुनाफे में बदल दिया है। क्या 24 लाख रुपए? मुंशी जी, मैंने सोचा था कि इस साल हमें 25 लाख रुपयों का फायदा होगा। 1 लाख हमें कम कैसे रह गए? मुझे किसी भी कीमत पर इस 1 लाख रुपए के घाटे को पूरा करना है। हम इस साल और अनाज उगाएंगे। याद रहे, अब हमें इस 1 लाख रुपए के नुकसान की भरपाई अगले साल 50 लाख रुपए के मुनाफे में बदलनी होगी। ये बात सुन मुंशी वहाँ से चला गया कि तभी नंदलाल की 11 वर्ष की बेटी नंदिनी नंदलाल के पास आकर बोली, अब्बूजान ये देखिए, मैंने इस वर्ष स्कूल में टॉप किया है। तुम्हें सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि जिले में टॉप करना चाहिए था। अब तुम शहर जाने की तैयारी करो। आज के बाद तुम शहर के स्कूल में ही पढ़ाई करोगी। लेकिन अब्बूजान, मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ अपने कस्बे में ही अच्छा लगता है। नहीं नंदिनी, तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना है।
नंदिनी मुंह लटकाकर वहाँ से चली गई। तभी नंदलाल ने देखा कि उसके पड़ोसी की बेटी कंचन खुश होती हुई अपने घर पर आई और अपने अब्बू से बोली, अब्बू जान, इस बार मैं अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। अगले साल और मन लगाकर पढ़ाई करना। शाम को मैं इसी खुशी में तुम्हारी मनपसंद दावत बनवाऊंगा। नंदलाल उन दोनों को बेहद गौर से देख रहा था कि तभी नंदलाल की बीवी वहाँ आ गई। क्या आप नंदिनी को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते हैं? आप अर्जुन और उसकी बेटी को क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि मेरी बेटी ने स्कूल में टॉप किया है, फिर भी मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। जबकि इस अर्जुन की बेटी सिर्फ अच्छे नंबरों से पास हुई है, फिर भी वो कितना खुश है, कैसे मुस्कुरा रहा है। आशा, मुझे याद भी नहीं कि मैं आखिरी बार कब मुस्कुराया था। ऐसे ही 20 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। नंदलाल की बेटी नंदिनी अब बड़ी हो चुकी थी। उसका चयन उसी कस्बे के कलेक्टर के लिए चुना गया था। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन की बेटी अपने अब्बू के साथ उसके खेत में हाथ बटाने लगी। उस दिन नंदलाल पूरे कस्बे में मिठाई बांट रहा था। वो मिठाई बांटते बांटते अर्जुन के घर चला गया। आइए आइए नंदलाल जी, जहाँ तक मुझे याद है तो आप 20 साल पहले यहाँ पर आए थे। मेरी बेटी कलेक्टर बन गई अर्जुन, और मेरी बिटिया मेरे खेत में मेरे साथ हाथ बटाती है। तो क्या तुम खुश हो? ये तो खुशी की ही बात है नंदलाल जी। दूसरों की मदद करके हमें जो खुशी मिलती है वो किसी पैसे कमाने में नहीं मिलती। कभी दूसरों की मदद करके देखिएगा नंदलाल जी। कि तभी नंदलाल को चक्कर आ गया और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। नंदलाल को बेहोश होता देख अर्जुन उसे अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टर नंदलाल को चेक करने लगा और बोला, घबराने की कोई बात नहीं है, इनका बीपी हाई हो गया है। आज से इन्हें रोज बीपी की दवाई खानी पड़ेगी और इन्हें दावत में बनी हुई चिकनी वस्तुएं बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। नंदलाल को अब होश आ चुका था। डॉक्टर की बात सुनकर नंदलाल की आंखों में आंसू आ गए। घबराइए मत नंदलाल जी, आप ठीक हो जाएंगे। आज मुझे तुम्हारी बात याद आ गई अर्जुन। मैं समझ गया कि इंसान की खुशी ज्यादा पैसे कमाने में नहीं है। अब देखो ना, मेरी बेटी कलेक्टर बन गई है। एक बाप के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मगर मैं खुशी की बजाय उल्टा बेहोश हो गया। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मैंने अपनी पूरी हालत बिगाड़ लिया। आज मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी अब मुझे हमेशा हाई ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ेगी और जांची हुई दावत खानी होगी। घबराइए मत नंदलाल जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप ज्यादा पैसे कमाने की उम्मीद कम कर दीजिए और मालिक ने आपको जितना दिया है उसी में खुश रहना सीखिए। हमेशा मुस्कुराइए और खुश रहिए। देखिएगा आपके ब्लड प्रेशर की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। अर्जुन की बात नंदलाल की समझ आ गई। उस दिन के बाद नंदलाल अपने धन कमाने की चिंता को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने लगा। अब उसने चिंता करना छोड़ दिया था। कुछ ही वक्त बाद डॉक्टर ने नंदलाल से बोला, नंदलाल जी, ब्लड प्रेशर में ऐसा बहुत कम होता है कि मरीज बगैर गोली खाए ठीक रहे, लेकिन आप तो पूरी तरह से ठीक हो गए। बहुत बहुत मुबारक। क्योंकि मैं ठीक होने का रास्ता जान गया हूँ, तब तो आपको मुझे भी इस रास्ते को बताना चाहिए ताकि मैं आपके इस रास्ते से और लोगों की मदद कर पाऊँ। साई इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा नंदलाल जी। इसका मतलब यह है डॉक्टर कि मालिक बस उतना ही धन दे जितने से मेरा और मेरे खानदान का पेट भर सके, और अगर मेरे घर में कोई मेहमान आए तो वो भी भूखा ना जाए, क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने की उम्मीद इंसान को बीमारी और परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं देती। आपके इस ख्याल से तो मैं बहुत खुश हो गया नंदलाल जी। अब से मैं भी ये नियम अपने जिंदगी में जरूर लागू करूंगा। आज नंदलाल और अर्जुन दोनों एक साथ बैठकर शाम को गप्पे लड़ा रहे थे और अब वो दोनों हमेशा खुश रहते हैं।